हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल एट इम्प्रूवमेंट जोन। लास्ट वीक सैटरडे नाइट को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया राष्ट्रपति भवन से। पिछले साल से जो वक्फ बिल अटका हुआ था पार्लियामेंट में, फाइनली राष्ट्रपति साहब की परमिशन उसको मिली और बिल कन्वर्ट हो जाता है एक्ट के रूप में। जैसे ही बिल एक्ट बना, साथ ही साथ मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। वक्फ जो कि इस्लामिक प्रैक्टिस है, यानी कि आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं डायरेक्ट अल्लाह के नाम पर। प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और इमूवेबल, यानी कि रुपए की फॉर्म में आप डोनेशन दे सकते हैं या फिर लैंड की फॉर्म में। एक बार जो कुछ आपने डोनेट किया, फिर आपके पास वापसी का कोई राइट नहीं है उसको लेकर। प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर परमानेंटली इन द नेम ऑफ गॉड। इसीलिए एक फ्रेज यूज किया जाता है, वंस अ वकफ ऑलवेज अ वकफ। अब जो डोनेशन आपने दिया है उसका यूज किया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करने के लिए, उनके एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए। इसके अलावा ग्रेवयार्ड्स बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, या फिर अनाथालयों पर काम किया जाता है। अब इन सब की देखरेख के लिए होता है एक वक्फ बोर्ड, यानी कि स्टेट लेवल पर होगा स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल लेवल पर होती है वक्फ काउंसिल। वक्फ काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब और जो स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इन सबको मैनेज करने का काम करता है मुतावली। आप अपनी वर्डिंग में इसको मैनेजर या फिर केयरटेकर बोल सकते हैं। मुतावली इज आंसरेबल टू स्टेट वक्फ बोर्ड एंड एवरी स्टेट हैज ओन वक्फ बोर्ड। टोटल ऐसे 32 बोर्ड है हमारे देश में। अब यदि इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो फर्स्ट टाइम जो प्रोफेट मोहम्मद थे, इस्लाम धर्म के फाउंडर, उन्होंने 600 खजूर के पेड़ों को वक्फ किया था जनता के लिए। फिर मोहम्मद गोरी ने मुल्तान के 2 गांव को वक्फ किया आम जनता के लिए। फिर 1206 से लेकर 1526 तक जो दिल्ली सल्तनत का समय था, उस टाइम पर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्मेशन हुई जो कि वक्फ की देखरेख के लिए थी। लेकिन ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर ब्रिटिश काउंसिल ने उन सभी संस्थाओं को अवैध घोषित किया और किसी तरह काफी सारे धरने प्रदर्शन देने के बाद 1913 में एक एक्ट बनाया गया जो कि वक्फ की देखरेख के लिए था। आजादी तक वो एक्ट काम करता रहा। फिर आजादी के बाद फर्स्ट टाइम वक्फ एक्ट बनाया गया 1954 में। इसमें सुधार करके एक्ट लाया गया फिर 95 का एक्ट। अब जो टोटल प्रॉपर्टी है 6 लाख एकड़, जिसकी एनुअल इनकम है 163 करोड़। इसकी मार्केट वैल्यू है अराउंड 1.2 लाख करोड़। सरकार की तरफ से कहा गया कि इतना हाई मार्केट वैल्यू होते हुए भी इतना पुअर इनकम स्टेटस, ये कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइजेशन और बोर्ड की मिसमैनेजमेंट को एक्सपोज करता है। सो सरकार का मानना है कि दिस एक्ट हैज मैनी डिस्क्रिपेंसीज, सो दैट्स व्हाई इसकी रिफॉर्मेशन के लिए एक्ट लाया गया 2025 का, जिसको अमेंड किया गया है 95 के एक्ट को। अमेंड का मतलब होता है कुछ चेंज किया गया है। अब ये ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिनको आधार मानकर कुछ ऐसे बड़े विपक्षी दलों के नेता और मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर रहे हैं। जिसमें से पहला पॉइंट है डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय नॉन मुस्लिम्स। पहले होता था कि कोई भी नॉन मुस्लिम व्यक्ति प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरकार की तरफ से कहा गया कि एटलीस्ट पहले 5 इयर्स तक इस्लाम को प्रैक्टिस करना होगा, तो ही कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है। फिर दूसरा पॉइंट है वक्फ बाय यूजर। एक क्लोज है जो जिसे रिमूव कर दिया गया। इसका मतलब है कि पहले जब प्रॉपर्टी को डोनेट किया जाता था, किसी भी तरह का कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं होता था और ना ही रजिस्ट्री की जाती थी, बस ऐसे ही अज्यूम करके प्रॉपर्टी वक्फ के नाम हो जाती थी। सरकार की तरफ से कहा गया कि काफी सारी ऐसी सरकारी जमीन है जो कि किसी कारणवश बोर्ड के पास चली गई है, जिसकी वजह से काफी सारा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो अटका हुआ है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसलिए इस एक्ट में कहा गया एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा जो कि सर्वेल करेगा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को, और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगा। स्टेट गवर्नमेंट एक गैजेट नोटिफिकेशन इशू करेगा। उस नोटिफिकेशन के थ्रू पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम है और कब वक्फ हुई है। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि पहले जब कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होती थी, किसी व्यक्ति के पास सिर्फ 1 ही साल का समय होता था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में ही अपना केस फाइल कर सकता है। नॉर्मल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केस में ऐसा होता है कि यदि कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो 12 साल तक का समय दिया जाता है और हम अपना केस फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में। और यदि सरकार की प्रॉपर्टी है तो सरकार को समय दिया जाता है 30 साल का। ये बातें लिखी हुई हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 में। लेकिन वक्फ के केस में ऐसा नहीं था। वक्फ के केस में यदि कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल का समय है, वो भी सिर्फ आप वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही अपना केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसको हटाकर अभी 12 साल का समय दिया गया
केस फाइल करने के लिए। फिर तीसरा पॉइंट है वक्फ ट्रिब्यूनल का। वक्फ के मामलों की सुनवाई के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट रखा गया है, यानी कि यदि कोई भी आपकी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जो वक्फ हो गई है किसी कारणवश गलती से, उसके रिगार्डिंग आप केस फाइल नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में। इसी वक्फ ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है वही अंतिम डिसीजन माना जाएगा। लेकिन इस एक्ट में कहा गया कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यदि इसका जो डिसीजन आया है आपके अगेंस्ट, आपके पास 90 दिनों का समय है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं इसके डिसीजन के अगेंस्ट। फिर फोर्थ पॉइंट है इनहेरिटेंस को लेकर, जो कि वुमेन से रिलेटेड है। अब किसी के वंश में यदि लड़के का जन्म नहीं हुआ, कंसीडर ज्यादातर मेल को ही किया जाता था, तो क्या होता था कि जो घर की मैरिड वुमेन थी या फिर डॉटर्स थी, उनको कंसीडर ही नहीं किया जाता था कि जिसके घर में लड़के का जन्म ही नहीं हुआ उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली वक्फ हो जाती थी। अब इस एक्ट में चेंज किया गया है कि घर की महिलाओं का, बेटियों का उस प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है कॉम्पोजिशन को लेकर। कॉम्पोजिशन में कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो स्टेट वक्फ बोर्ड है इसके टोटल मेंबर्स हैं 11 और सेंट्रल लेवल पर जो वक्फ काउंसिल है इसके टोटल मेंबर्स हैं 22। इसमें जो जितने भी मेंबर्स होते थे सभी मुस्लिम मेंबर होते थे। अभी कहा गया कि 2 ऐसे नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए, ये कंपलसरी रखा गया, और 2 सीट्स को आरक्षित कर दिया गया वुमेन के लिए। इस पर विवाद पूरा छिड़ा हुआ है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की जा रही हैं। आप सोचते होंगे कि क्या कोई आम व्यक्ति सरकार के किसी एक्ट के अगेंस्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है? आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये अधिकार आपको संविधान ने दिया है। यदि सरकार के किसी एक्ट के द्वारा आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है या फिर उस एक्ट के अंदर किसी भी तरह का लीगल एरर है, देन आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाकर अपना जो केस है वो फाइल कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट याचिकाएं दायर कर सकते हैं। यही बात करता है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 बात करता है डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं किसी भी आपकी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होने पर। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर आर्टिकल 13 जो कि जुडिशरी को ताकत देता है, यानी कि किसी भी तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है या उस एक्ट से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को खतरा है, देन जुडिशरी के पास ये ताकत है कि उस एक्ट को जीरो डिक्लेयर कर सकता है। अब जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनका मानना है कि ये जो 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 14, 15, 25 और 26, इनकी वायलेशन हो रही है। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि चाहे देश का प्रधानमंत्री है या देश का फिर आम नागरिक है, सभी के लिए सजा का एक ही तरह का प्रावधान रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और अनइक्वल्स को अनइक्वली। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि महिलाओं के लिए सीट संरक्षित की जा सकती हैं या फिर SC ST के लिए, ताकि उनको अपलिफ्ट किया जा सके, जो कि सरकार को ताकत संविधान नहीं दी है। फिर आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को इन 5 ग्राउंड्स पर, यानी कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता स्टेट। स्टेट वर्ड का मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट से नहीं है। स्टेट का मतलब है जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, चाहे स्टैट्यूटरी बॉडीज हो या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हो, जैसे कि LIC या फिर ONGC इंडिया या फिर कोई भी प्राइवेट एजेंसीज हो, आपके साथ इन 5 ग्राउंड्स पर भेदभाव नहीं कर सकती। जिसमें पहला है रिलीजन, यानी कि आपका कोई भी धर्म हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। रेस यानी कि नस्ल, फिजिकली आपका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, स्किन कलर आपका कैसा भी हो सकता है, उसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। कास्ट को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सेक्स यानी कि जेंडर, आप लड़का हैं या लड़की हैं। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म स्थान, आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, उसको आधार मानकर आपके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता इस देश के अंदर। फिर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी कि आपकी जो अंतरात्मा कहती है आप उसी धर्म को फॉलो करें, आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं डाला जा सकता कि आप इस पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करते हैं। राइट टू फ्रीली प्रोफेस, यानी कि आपके पास पूरा राइट है कि आप जिस भी पर्टिकुलर धर्म को फॉलो करें, आप उसको ओपनली डिक्लेयर कर सकते हैं कि मैं इस धर्म को फॉलो करता हूँ। प्रैक्टिस, यानी कि आप इंडिपेंडेंटली उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप महादेव का जलाभिषेक कीजिए या फिर नमाज पढ़िए, ये आपकी अपनी इच्छा है। फिर प्रोपेगेट कर सकते हैं, यानी कि आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं
अपने धर्म का किसी भी तरह से, लेकिन कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं इसके ऊपर भी, जैसे कि पब्लिक को उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर आर्टिकल 26 एक कलेक्टिव राइट है, यानी कि इंडिविजुअल राइट नहीं है जो कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। आर्टिकल 26 कुछ रिलीजियस डिनोमिनेशंस को राइट देता है जो कि मैनेज कर सकती हैं अपने रिलीजियस अफेयर्स को। रिलीजियस डिनोमिनेशंस का मतलब होता है कि कुछ ग्रुप होता है लोगों का जिनके सेट ऑफ बिलीफ्स होते हैं, उसके ऊपर वो काम करते हैं और उनके अपने रिलीजियस अफेयर्स हो सकते हैं, उसको मैनेज करने का उनके पास अधिकार है। प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट है और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि यदि पब्लिक ऑर्डर आता है कोई सरकार की तरफ से, देन उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दिवाली, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है इस देश के अंदर, यदि सरकार पटाखों पर बैन लगाती है तो सरकार का मकसद उसमें ही होता है कि आपको हेल्थ इश्यूज ना हो उस वजह से, यानी कि वो सरकार की एक पॉजिटिव इंटरफेरेंस हो सकती है धर्म के अंदर। अब इन बातों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया सरकार के खिलाफ, अब सरकार के अगेंस्ट ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, उन केसेस को लड़ने का काम करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आर्टिकल 76 में कहा गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक सरकारी वकील है जो कि फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ इंडिया है। ये व्यक्ति सरकार के जितने भी केस होंगे सभी केस लड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि ये अकेला व्यक्ति सरकार के इतने सारे केस लड़ता है, इसको सिफ्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होगा। फिर सॉलिसिटर जनरल भी अकेला नहीं है, पूरी टीम का सेटअप किया जाता है, उसको सिफ्ट करते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अभी करंट में यदि बात की जाए अटॉर्नी जनरल की तो वो है आर वेंकटरमनी और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है। अटॉर्नी जनरल केस लड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसी तरह आर्टिकल 165 बात करता है एडवोकेट जनरल की, जो कि केस लड़ता है स्टेट गवर्नमेंट के। अब ये पूरा टॉपिक था वक्फ को लेकर, तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ। जय हिंद।